महोदय, सबसे पहले तो मैं इस सदन का आभारी हूं कि आज बहुत सुखद तरीके से पक्ष विपक्ष दोनों ने मिलकर एक ऐसे विषय पर चिंता भी व्यक्त की और बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन भी किया कि हम दिल्ली के लाखों बच्चों के बारे में, उनकी हायर एजुकेशन, उनके भविष्य के बारे में कुछ गंभीर कदम उठाएं। इस गंभीर चर्चा के लिए मैं सदन का आभार व्यक्त करता हूं। यहां कई सदस्यों ने बातें रखी, उनके कुछ बिंदु मैंने नोट किए हैं, उन पर मैं चाहूंगा कि मैं जवाब दूं और उसके बाद मैं एक प्रस्ताव भी सदन के समक्ष रखूंगा। वस्तुतः 2 प्रस्ताव मैं सदन के समक्ष रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात से मैं अपनी शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि ये सरकार देश में एकमात्र ऐसी सरकार है जो एजुकेशन पर अपने बजट का 1/4 हिस्सा खर्च कर रही है। लगभग 25% एजुकेशन पे खर्च कर रही है। इस खर्च के पीछे कोई रोमांटिसिज्म नहीं है, इस खर्च के पीछे एक सोच है, और वो सोच ये है कि शिक्षित किए बिना राष्ट्र का समर्थ बनाना संभव नहीं है। अगर राष्ट्र को समर्थ बनाना है तो शिक्षित करना बहुत जरूरी है। और बहुत बॉटम लाइन है कि जो सरकार अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं कर सकती, वो सरकार देश के लिए कुछ नहीं कर सकती। जो सरकार अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं कर सकती, वो सरकार देश के लिए कुछ नहीं कर सकती। हम चाहे राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें कर लें, हम राष्ट्र प्रेम की बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन अगर हम अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते तो हमारा राष्ट्र प्रेम भी अधूरा है, हमारा राष्ट्रवाद भी फर्जी है। तो इसलिए राष्ट्र निर्माण के लिए हम जब से सरकार में आए हैं तब से एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ बढ़ाया है, बल्कि उसको बहुत कॉन्शियसली और बहुत वाइजली इन्वेस्ट करने की, उसको खर्च करने की कोशिश करते हैं। जिस मुद्दे पर आज यहां चर्चा हुई, उसकी जड़ में वस्तुतः एक एक्ट है जिसका जिक्र हमारे कुछ साथियों ने किया। 1922 में जो डीयू एक्ट बना, उसका सेक्शन 5 सबसेक्शन 2, क्योंकि यहां मैं विस्तार से मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा सदन से, थोड़ा सा दिल्ली के हायर एजुकेशन के सिनेरियो को मैं 5-7 मिनट में विस्तार से रखना चाहता हूं। 1900 और जिसके बारे में सिरसा साहब ने भी जिक्र किया कि मतलब हम सबकी पीड़ा क्यों है, उसकी मूल में प्रॉब्लम कहां है, जिसका जिक्र हमारे कुछ साथियों ने किया था। सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट सेज, भाषा है, टेक्निकल भाषा है, आगे मैं संक्षेप में पढ़ देता हूं। एनीथिंग इन एनी notwithstanding anything in any other law for the time being in force, no educational institution within the aforementioned limits, which is Delhi, no educational institution within the aforementioned limits shall be associated in any way with or be admitted to any privilege of any other university incorporated by law in India. मतलब दिल्ली की लिमिट में तय कर दिया कि दिल्ली क्षेत्र में कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी लॉ के इंडिया में बनी हो, लॉ के तहत इंडिया में बनी हो, वो किसी कॉलेज को एफिलिएट नहीं कर पाएगी अदर देन डीयू एक्ट के तहत बनी हुई डीयू। ये 1922 में की गई एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसका खामियाजा हम लगभग 100 साल बाद आज भी भुगत रहे हैं। उस वक्त अंग्रेजों की सरकार थी, अदूरदर्शी लोग थे, तानाशाह लोग थे, राजशाही के लोग थे। उन्होंने जो किया सो किया। मुझे आश्चर्य होता है कि हम आजादी के 70 साल बाद भी, 7 दशक बाद भी लगभग अंग्रेजों की उस करनी का नतीजा आज भी आजाद हिंदुस्तान में, देश की राजधानी में 7 दशक बाद भी भुगत रहे हैं। हमारी पीढ़ियां भुगत रही हैं। हम जहां खड़े हैं, हमसे अगली पीढ़ी भुगत रही है, हम भुगत रहे हैं इसको। तो यह बहुत बड़ी गलती थी। दूसरी गलती यह करी कि इस एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया। उस एक्ट में अमेंडमेंट करके यूनिवर्सिटी बनाई गई, आईपी यूनिवर्सिटी।
लेकिन वो अमेंडमेंट सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, वो भी टेक्निकल पर्पस की एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए किया गया। वो दूसरी गलती थी। चलो अंग्रेज तो जो कर गए सो कर गए। जिस वक्त ये किया गया, मुझे समझ नहीं आता कि उस वक्त कहां की उस वक्त दूरदर्शिता कहां चली गई थी, उस वक्त जरूरतों की महसूस करने की सेंसिटिविटी कहां चली गई थी दिल्ली के बारे में। उस वक्त ही इसको परमानेंट अमेंड कर देते, भाई अब डीयू एक्ट की बात ठीक है, डीयू यूनिवर्सिटी काम करेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में, और दिल्ली सरकार अपनी यूनिवर्सिटीज बना के एफिलिएशन दिया करेगी, दे सकती है, कॉलेज को यूनिवर्सिटी दे सकती है। उस वक्त भी आईपी यूनिवर्सिटी बना के और मात्र टेक्निकल कॉलेजेस के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए, टेक्निकल पर्पस की एजुकेशन के लिए वो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी बनाई गई। आज उसके पास भी लगभग 100 कॉलेजेस हैं, करीब 120 कॉलेजेस हो चुके हैं। इंटरनेशनली किसी भी यूनिवर्सिटी की एक सैचुरेशन लिमिट होती है। एक यूनिवर्सिटी 120 कॉलेजों को एफिलिएशन देके और उनको चलाए, ये बहुत, मतलब आप दे दीजिएगा, अब बाद में दे दीजिए। अब मैं कुछ सिरसा जी प्लीज, हाँ ठीक, बाद में दे दीजिएगा, बाद में दे दीजिए, बैठिए प्लीज। ये जब भी गलती हुई मैं आज इस सदन के सामने, इसीलिए मैंने कहा मेरे 2 प्रस्ताव आएंगे। मैं कुछ चीजें और रखना चाहता हूं, क्योंकि ये जो चर्चा हुई इसको भी थोड़ा सही संदर्भ में देखने की जरूरत है। इस सदन से ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि यहां आज दिल्ली की विधानसभा में कोई क्षेत्रवाद के मामले पे बहस हुई है, क्योंकि हम देश की राजधानी में बैठे हैं। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, मैं उसको दोहरा सकता हूं कि हम में से अधिकतर साथी जो यहां बैठे हैं, या तो अधिकतर, सब नहीं तो अधिकतर, या तो वर्तमान पीढ़ी में या अब इससे पहली पीढ़ी में, या हो सकता है उससे एक और पीढ़ी पहले, दिल्ली से बाहर के देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग ही परिवारों के लोग हैं। तो दिल्ली में किसी तरह के किसी क्षेत्रवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। इस चर्चा में भी किसी क्षेत्रवाद के संरक्षण की गुंजाइश ना देखी जाए। बात दिल्ली की नहीं है, देश भर के कोने कोने से, बिहार से, केरल से, कश्मीर से, कन्याकुमारी, सब जगह से लोग आके दिल्ली में नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। हम उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए चिंतित हैं, हम किसी क्षेत्र विशेष के बच्चों को पढ़ाने के लिए चिंतित नहीं है। इसलिए जरूरी है यहां आज इस चर्चा के रिकॉर्ड में रहे कि हम क्षेत्रवाद की राजनीति के तहत ये डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम देश भर से दिल्ली, देश की राजधानी में आए हुए लोगों के बच्चों के पढ़ाई को लेकर, उनकी हायर एजुकेशन को लेकर, उनके कैरियर को लेकर चिंतित हैं। देश भर के, देश के किसी हिस्से से भी आए, उसको लेकर चिंतित हैं। जैसे दिल्ली में बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, वैसे आज दिल्ली सरकार के बहुत से मेडिकल इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, देश भर से लोग इलाज कराते हैं। तो हमें यहां क्षेत्रवाद की राजनीति के तहत ये डिस्कशन नहीं देखना चाहिए। हम तो कहते हैं सारे देश के बच्चे अपने, और यहां यह भी कहना चाहूंगा कि अगर देश के, क्योंकि एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि देश के किसी एक हिस्से में, एक शहर के लोगों को पढ़ा दो तो काम हो जाएगा। एजुकेशन ऐसी चीज है कि देश के किसी भी हिस्से में अगर एजुकेशन में कमी रह गई, किसी भी हिस्से में अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो उसकी आंच दिल्ली में भी बैठे हुए लोगों को झेलनी पड़ेगी। देश के किसी भी हिस्से में उसके यहां, तो इसलिए हमारी कामना तो है कि हर हिस्से में अच्छी एजुकेशन मिले। पर हम यहां दिल्ली के 2.5 लाख बच्चों को, जो लगभग हर साल लगभग 2.5 लाख की संख्या में बच्चे 12वीं क्लास करके, +2 करके पास होते हैं, हम उनकी चिंता करने के लिए हमारे साथियों ने यहां चिंता व्यक्त की। मैंने डीयू एक्ट का बताया कि डीयू एक्ट में एक बेसिक प्रॉब्लम रह गई, आईपी यूनिवर्सिटी के समय अमेंडमेंट किया गया, उसमें भी एक प्रॉब्लम रह गई। लेकिन उसके बावजूद पिछले 2 साल से जो सरकार काम कर रही है, आज मैं यहां सदन के सारे साथी अवगत हैं, लेकिन यहां डीयू के अलावा आईपी, जेएनयू, और ये सेंट्रल तो छोड़ दीजिए, जो 2 यूनिवर्सिटीज हैं, 2-3, आईपीयू, एयू, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, डीटीयू, एनएसआईटी, जिसको हमने एनएसयूटी बनाने का प्रस्ताव इसी सदन से पास करके जा चुका है, अभी वो लंबित है। इसके अलावा आईजीडीटीयू, ये सब अलग अलग कॉलेजेस, संस्थाएं, यूनिवर्सिटीज हैं जो दिल्ली सरकार के तहत काम कर रही हैं। और यहां फैसिलिटीज है कि यहां पर दिल्ली के स्कूल से पास आउट बच्चों के लिए 85% रिजर्वेशन रहता है। हमने पिछले 2 साल में इन पे खूब फोकस किया, और आज मैं सदन को रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूं कि
जिनका जिक्र शायद अलका जी ने भी किया कि लगभग 1.25 गुनी कैपेसिटीज हम इन संस्थाओं की कर चुके हैं और हमारी तैयारी बहुत तेजी से है। अगले 1 आध साल में हम इनकी कैपेसिटी 2 गुनी कर चुके होंगे, पर फिर भी उसके लिमिट है। जैसे डीटीयू में पिछले 2 साल में 400 सीट एक्स्ट्रा हो गई। एनएसआईटी में, देश का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में से माना जाता है डीटीयू और एनएसआईटी, 150 सीट्स एक्स्ट्रा हो गई हैं। आईजीडीटीयू लड़कियों का एकमात्र बहुत शानदार इंजीनियरिंग कॉलेज है, 150 सीट उसमें एक्स्ट्रा हो गई हैं। ट्रिपल आईटीडी उसमें 200 सीट्स एक्स्ट्रा हो गई हैं। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास स्किल एजुकेशन सेंटर शुरू किया, उसमें 500 सीट एक्स्ट्रा हो गई हैं। वो ग्रेजुएशन नहीं है, लेकिन बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। पॉलिटेक्निक, एक नया पॉलिटेक्निक हम खोल चुके हैं, 2 नई आईटीआई हम खोल चुके हैं। डिप्सारू देश की एकमात्र, और बल्कि मुझे बताया गया, मुझे बहुत ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन शायद सही हो, एशिया में एकमात्र फार्मास्यूटिकल स्टडीज की यूनिवर्सिटी है डिप्सारू, दिल्ली सरकार ने शुरू की है फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी। उसमें 200 बच्चे, 2 साल से 200 बच्चे का इंटेक लिया जा रहा है। तो अगर देखें तो मैं अभी तक के, क्योंकि उन्होंने भी सवाल उठाया 20 कॉलेज का, सबके मन में रहता है, इसलिए सिर्फ सूचना के लिए और रिकॉर्ड के लिए, दिल्ली सरकार ने 9 नए वोकेशनल कॉलेज शुरू किए हैं। 9 नए वोकेशनल कॉलेज का मतलब है कि वोकेशनल कोर्सेज में ग्रेजुएशन की डिग्री बच्चे ले सकते हैं और उसमें दूसरा बैच चल रहा है। 900 बच्चे हर कॉलेज में 100 बच्चों के एडमिशन का क्राइटेरिया है। 900 बच्चे वहां पर एडमिशन ले चुके हैं, 2 सेशन उनके चल रहे हैं। तो 9 कॉलेज तो ये हो गए। इसके अलावा अंबेडकर यूनिवर्सिटी, उसका हमने करमपुरा में कैंपस शुरू किया। अंबेडकर यूनिवर्सिटी के करमपुरा कैंपस में 500 बच्चों को एडमिशन मिल चुका है, दूसरा सेशन शुरू हो रहा है। 500 के 2 बार हो चुके हैं वहां, अभी दूसरा सेशन अभी शुरू हो, इसका होगा। पहले सेशन में 500 बच्चों को एडमिशन मिल चुके हैं। तो 9 और 1 10 कॉलेज हो गए। हमने एससीईआरटी में एक बीएड कॉलेज खोला है, बीएड का कोर्स शुरू कर दिया है, ताकि बच्चों को वहां पे बीएड का, क्योंकि टीचर्स की देश भर में जरूरत है, तो एससीईआरटी में हमारे यहां बीएड की डिग्री का कोर्स शुरू हो गया। उसमें करीब 100 बच्चों को हम इनटेक पिछले साल ले चुके हैं और अब 100 बच्चों को इस बार करीब ले लेंगे। तो इस तरह से देखें, 9 बीएड कॉलेज, 1 अंबेडकर यूनिवर्सिटी का, 1 एससीईआरटी का, 11 कॉलेज हो गए अब तक। फिर एक बीआर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज दिल्ली सरकार ने शुरू कराया, 12 कॉलेज हो गए। इसी तरह से मैंने डिप्सारू का जिक्र किया, जिसमें 200 बच्चों को ग्रेजुएशन का कोर्स हर साल इनटेक लिया जाता है। तो 13 नए कॉलेज इनिशिएट कर चुके हैं, पर हम 20 की खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं कि साहब ये 20 हो जाएंगे तो हो जाएगा। मुझे तो लगता है दिल्ली में अभी 25-30 नए और कॉलेजेस की जरूरत है, कम से कम, और वो खोलना हमारी जिम्मेदारी है। हम ये 20 पे नहीं कह रहे, लो जी 19 हो गए हमारे तो हो गया पूरा। हमें दिल्ली के बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखना है। 20 तो एक बेंचमार्क है, हम 40 पे भी जा सकते हैं, हम 50 पे भी जा सकते हैं। हमने प्लानिंग कर रखी है, हम दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली कैंपस खोल रहे हैं, इसी साल शुरू हो जाएगा। हम अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 4 और नए कैंपस खोल रहे हैं, 1 खोल चुके हैं। हम रोहिणी में, धर्मपुरा में, कराला में और लोधी रोड पे 4 और नए कैंपस हम इसके खोल रहे हैं। ये नए इनिशिएटिव्स हैं जिनको, क्योंकि चिंता थी सबकी, जिस चिंता को लेकर जिक्र हुआ, मैंने तो यहां तक कहा अपने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से कि आपको नई जगह लेके दें, आप वहां कॉलेज की बिल्डिंग बनवाएंगे, वर्षों लग जाएंगे इसमें, तब तक एक मतलब 2-3 बैच के बच्चे तो ऐसे ही निकल जाएंगे तड़पते हुए। तो मैंने तो उनको यह भी कहा है कि आप बढ़िया कोई मॉल ढूंढ लीजिए, मैं तो मॉल के फ्लोर पे भी कॉलेज चलाने को तैयार हूं। आप मेट्रो के नीचे बने हुए बहुत सारे मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, वहां पे स्पेसेस खाली पड़े हैं, वहां पे बड़े बड़े हॉल्स अगर हमें मिल जाएं, क्योंकि अब ये इस कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा कि यूनिवर्सिटी कैंपस का मतलब बहुत शानदार आलीशान
15-20 कॉलेजेस का एक कैंपस होगा, तभी हम उसको यूनिवर्सिटी के रूप में बढ़ाएंगे। दिल्ली अपनी पॉपुलेशन और इन सब के हिसाब से सिचुएशन, उनका आइडिया ठीक है, हमें वहां भी जमीन लेने की जरूरत है, हम लेंगे, उसके लिए लिखेंगे भी हम। लेकिन साथ साथ ईस्ट दिल्ली के बच्चों को मैं अगर बार बार नॉर्थ दिल्ली भेजता रहूंगा, हमेशा ईस्ट दिल्ली के विधायक जहां से जगदीश भाई से शुरू करके बात करते रहेंगे मेरे इलाके में कॉलेज कहां है, और फिर उन बच्चों के साथ भी अत्याचार है। तो मैं तो इस बात के लिए भी तैयार हूं कि अगर अच्छी जगह कहीं ढंग में किराए पे मिलती हो, हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का कैंपस, उसका एक्सटेंडेड काउंटर सेंटर्स खोलने को तैयार है। HSM ने DTU का कैंपस, ईस्ट दिल्ली कैंपस शुरू करने की बात कही है, ये 4 सेंटर्स हमने निकालने की बात कही है, ये सब कर रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा जिसपे आज जिक्र किया, जिसका कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत हमारे जो 28 कॉलेजेस हैं जिनको दिल्ली सरकार फंड करती है, और इस नियत से जब भी शुरू की गई होगी, इस नियत से शुरू की गई है, फंड करती है कि यहां दिल्ली के स्कूल से पास आउट बच्चों को प्राथमिकता को एडमिशन मिलेगा, तभी उसका पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा उस पर खर्च हो रहा है। उसमें फ्लॉ रह गया है। मेरी कई मर्तबा केंद्र सरकार के अधिकारियों से, केंद्र सरकार के मंत्रियों से बात हुई, खुद विजय गोयल जी मंत्री बनने से पहले आए, उनसे बात हुई, मेरी माननीय HRD मिनिस्टर से भी बात हुई, दोनों समय पे दोनों HRD मिनिस्टर से बात हुई है। सब मानते हैं कि हाँ यार, ये DU एक्ट में भी प्रॉब्लम है और दिल्ली के बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हो नहीं रहा। आज मैं सदन के सामने, सदन के समक्ष में प्रस्तुत कर दूंगा पेपर। मैंने HRD मिनिस्टर्स को चिट्ठियां लिखी हैं पिछले 2 साल में। मैंने 85% रिजर्वेशन करने के लिए भी उनसे कहा है। मैंने उनसे कहा कि अगर आपको बहुत कोई बड़ा धर्म संकट है 85% रिजर्वेशन करने में, आप हमारे दिल्ली के पास आउट बच्चों को कट ऑफ लिस्ट में मार्क्स एक्स्ट्रा दीजिए, 5%, 10% का वेटेज दीजिए, तब भी हमारे बच्चों को फायदा हो जाएगा। मैंने ऑप्शन दिए उनको। मैंने उनको भी जो प्रस्तुत चिट्ठी में रख रहा हूं, मैंने DU एक्ट के इस सेक्शन 5(2) में अमेंडमेंट का प्रस्ताव भी पूरा बना के, पूरा एक्ट में कि क्या एक लाइन आपको चेंज करनी है, किस क्लॉज में, किस प्रोविजन में क्या लिखना है, वो तक उनको लिख के दिया हुआ है। प्रकाश जावड़ेकर जी को मैंने लास्ट चिट्ठी लिखी है 13 दिसंबर को, पिछले साल 13 दिसंबर 2016। लेकिन अभी तक वहां से एक्शन नहीं हुआ। पीड़ा क्या है कि आप ठीक कह रहे हैं कि प्रस्ताव पे प्रस्ताव पास करके भेजते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है आज का इसका एक आउटपुट इस सदन के डिस्कशन का यह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक बात से सहमत होकर इस बात के लिए तैयार है कि हमें चाहे DU से बात करनी पड़े, LG साहब से बात करनी पड़े, हमें केंद्र सरकार से बात करनी पड़े, हमको मिलकर करने की जरूरत है। और बहुत अच्छा सेंस ऑफ द हाउस निकल के आया यहां से कि जब मिलकर पक्ष और विपक्ष बात करेंगे तो शायद केंद्र सरकार के ऊपर और इंप्रेशन जाएगा और उनके ऊपर दबाव बनेगा कि इसको किया जाए। मुझे नहीं पता उनकी मजबूरियां क्या हैं। आज सुबह भी कुछ जर्नलिस्ट पूछ रहे थे, उनको शायद भाषाभास होगा इसका। उन्होंने मुझसे जिक्र पूछा ये कैसे संभव है। मैंने कहा देखिए, संभव है या नहीं संभव है, ये हमेशा दूसरा क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन तो ये होता है जरूरी है कि नहीं। ये जरूरी है, जरूरी है तो फिर संभव भी बनाया जाएगा। मैंने कुछ अधिकारियों से भी इस बीच बात की, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से भी बात की। मैंने कहा अच्छा, ये पॉलिटिक्स और ये सब नॉइज मेकिंग छोड़ दीजिए, मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर इसको करना हो तो करेगा कौन, जो आपकी बात हुई। तो मुझे जानकारी दी गई कि ये एकेडमिक काउंसिल को करना है। एकेडमिक काउंसिल जो DU की है उसको करना है, उसको डिसीजन लेना है। हाँ, वो पास करके भेजेगी, वो पास करके भेजेगी। जो मुझे जानकारी दी गई वो वेरी कर सकते हैं आप, क्योंकि फील्ड में गए वहां पे, वो करेगी। वहां से फिर उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो इसको आगे जो उनका DU कोर्ट है विजिटर तक ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। मुझे यह भी बताया गया कि थोड़ा प्रोसेस लंबा है, लेकिन अगर ये सदन दिल्ली की विधानसभा, दिल्ली की 70 विधानसभाओं के रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव यहां से एक स्ट्रांग प्रस्ताव पास करके, स्ट्रांग मतलब एक फर्म प्रस्ताव पास करके यहां से संकल्प लेके यहां से भेजते हैं, तो उसको और गंभीरता से, आप अकेले मिले बहुत अच्छी बात है, मैं अकेला मिलूंगा एक मिनिस्टर के रूप में बहुत अच्छी बात है, कोई और सदस्य मिलेंगे और अच्छी बात है, लेकिन
दिल्ली के इस हाउस से अगर प्रस्ताव जाएगा, मुझे पूरा यकीन है कि उस पर एकेडमिक काउंसिल भी विचार करेगी, उस पर कोर्ट और जो डीयू कोर्ट है और विजिटर वो भी विचार करेंगे। ये जरूरी है। जो मुझे इनपुट मिले हैं उससे मैं कह सकता हूं ये संभव भी है। कोई असंभव नहीं मांग रहे हैं, हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मांग रहे हैं, हम कोई धरती को पलटने की चीज नहीं मांग रहे हैं कि साहब ये तो जमीन आसमान एक हो जाएगा। इसके लिए हम संभव चीज मांग रहे हैं, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो मैं इस सदन के समक्ष अध्यक्ष महोदय 2 प्रस्ताव रखना चाहता हूं, 2 रेजोल्यूशन रखना और अगर आपकी इजाजत से मैं सदन से इजाजत मांगना चाहता हूं कि मुझे ये दोनों प्रस्ताव सदन के समक्ष रखने की अनुमति दी जाए। अनुमति है, प्रस्ताव रखें। अनुमति सदन से ले ली जाए। सदन से लेने की जरूरत है? चले। अच्छा, बताइए। काम कर सकते हैं जिसके लिए हमारे आने वाले बच्चों को बहुत फायदा मिल सकता है। पहली बात, आपके जो हमारे 28 कॉलेजेस हैं जिसमें पार्टली और 100% को मिला के शायद 28 कॉलेजेस हैं जो दिल्ली सरकार चलाती है। अध्यक्ष जी, इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है उसमें एक संशोधन हो चुका है। यूनिवर्सिटी लाने के लिए कोई बैन नहीं है अब दिल्ली के अंदर। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टेटस लाने के लिए हमने भी अप्लाई किया कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया जाए। हमारे पास 4 कॉलेज और कैंपस है, क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी उसको पास कर रहे थे 20 एकड़ की, हमारे पास वो सारे पूरे थे। लेकिन अध्यक्ष जी उसमें एक ही जो बस एक ही सर मैं बात कर रहा हूँ। मेरी 2 बातें हैं अध्यक्ष जी। एक तो मंत्री आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसमें जब हमारे क्योंकि कॉलेज हमें इसलिए पता है, हम जब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिसका नाम जिसके अंदर पर यूनिवर्सिटी आज उसके अंदर जर्नल कोर्सेज भी है, बीकॉम भी और बीकॉम पास भी है और हमारे कॉलेज में हमने दी है। लेकिन उसमें हमें सबसे बड़ी अड़चन क्या आती है जो इसमें पॉइंट ऑर्डर वाली बात कहां से उसको मैं बता रहा हूँ, उसको ये तो फिर वही चर्चा हो गई। पॉइंट ऑर्डर कि जो आपने कहा कि एक अमेंडमेंट हुई, मंत्री जी जो आपने कहा कि एक अमेंडमेंट हुई, इसमें दोबारा अमेंडमेंट की जरूरत है। आप अपने 28 कॉलेजों का डीप यूनिवर्सिटी का स्टेटस बना के 100% रिजर्वेशन दिल्ली सरकार अपनी यूनिवर्सिटी बना के 100% स्टेटस उन 28 कॉलेजों को दे सकती है। एक विषय। और दूसरी बात एक ही सेकंड में खत्म कर, दूसरी बात अगर आप इसमें यह भी रखें कि जो प्रॉपर्टीज हैं चाहे वो रेंटेड है, जैसे आपने खुद ने यह सुझाव दिया है, चाहे वो रेंटेड है चाहे वो किसी मॉल के पर्पज के लिए था, थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है इशू। मैं अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से 2 रेजोल्यूशन और थोड़े जनरल हैं इसलिए इसकी इतनी निटिग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं है। 2 रेजोल्यूशन सदन के समक्ष रख रहा हूं। एक रेजोल्यूशन तो है दिल्ली के कॉलेज, लेकिन उससे पहले उनका वो करेक्शन कर दूं जो उन्होंने बात कही। दिल्ली सरकार यूनिवर्सिटीज बना सकती है लेकिन दिल्ली सरकार एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज नहीं, एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज नहीं बना सकती। हम ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते कि हम उसमें डीयू की तरह एफिलेटिंग कॉलेजेस ला सकें आईपी यूनिवर्सिटी के अलावा। यही प्रॉब्लम है, इसीलिए जरूरत है उसमें अमेंडमेंट की। तो इसलिए मैं 2 रेजोल्यूशन सदन के समक्ष रख रहा हूं। एक तो डीयू के फंडेड कॉलेजेस में, डीयू के 28 कॉलेजेस जो दिल्ली सरकार से फंडेड हैं उसमें 85% बच्चे दिल्ली के सरकार के स्कूलों से आए, उससे संबंधित है। मैं रेजोल्यूशन पढ़ देता हूं। अब माननीय मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी द्वारा अनुमति मांगने का प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पर जीता सदन द्वारा संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। अब श्री मनीष सिसोदिया जी माननीय मुख्यमंत्री संकल्प प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा संकल्प 2 है। एक तो है, दूसरे के लिए भी अभी अच्छा पहला पढ़ देता हूं। तो पहले, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैविंग इट्स सिटिंग ऑन इन दिल्ली ऑन 29 June 2017, taking note of the fact that there are over 2.5 lakh students who pass out from schools in Delhi who are struggling to get admission in institutions of higher education. Also noting the fact that 28 colleges affiliated to the University of Delhi are funded partially or fully by the government of NCT of Delhi.
from the resources contributed by the taxpayers of Delhi, hereby resolve that 85% of the total seats in the institutions, colleges of higher education of Delhi University that are funded by Government of NCT of Delhi be reserved for students belonging to Delhi. दूसरा संकल्प माननीय मंत्री जी मनीष सिसोदिया जी द्वारा अनुमति मांगने का प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वह कहे, जो इसके विरोध में ना कहे। सदन द्वारा संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। अब श्री मनीष सिसोदिया जी माननीय उप मुख्यमंत्री संकल्प प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये संकल्प जैसा मैंने पहले जिक्र किया, डीयू एक्ट के सेक्शन 5 के सब सेक्शन 2 में जो प्रोवाइजो है, जिसके तहत आईटी यूनिवर्सिटी का सेटअप हुई, उसी प्रोवाइजो में संशोधन करने के संबंध में है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, हैविंग इट्स सिटिंग in Delhi on 20th June 2017, taking note of the fact that there are over 2.5 lakh students who pass out from schools in Delhi. Many of them are struggling to get admission in higher education institutions. As per the Delhi University Act 1922, no other university in Delhi is legally authorized to give affiliation to any college other than Delhi University and IP University. The Government of NCT of Delhi wishes to expand the number of institutions that provide higher education to students of Delhi. Therefore, we would like to open an affiliating university which is authorized to affiliate colleges in Delhi. This would end the shortage of higher education institutions in Delhi. The House hereby resolved to recommend to the central government to amend the Delhi University Act 1922 and add a second provision in section 5 subsection 2 of the said act, which states, here I state the proposed amended subsection proviso, provided further that provisions of this subsection shall not apply in the case if any education institution affiliated to the state universities in Delhi which are presently existing or may be set up in future. This needs to be.